सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में फिज़िक्स क्लास 12 के चैप्टर वाइज जितने भी आप लोगों के ये फॉर्मूले हैं वो करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट, वो नोट्स बना के आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, जाके ज़रूर पहले वो आप देखो। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जो कि वेव ऑप्टिक्स है, आज मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग इस तरीके से अपने नोट्स क्लियर रखोगे, सारे फॉर्मूलों को और जितने भी टॉपिक है उन्हें एक साथ रखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स करते टाइम आप लोगों को बहुत ईजी पड़ रहा है, आप लोग दिमाग अच्छा लगा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास फॉर्मूले होंगे, जब आपको उन टॉपिकों के फॉर्मूले पता होंगे, तब आपको रास्ता मिल रहा होगा। ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा जिसके चक्कर में आप लोग फिर सवाल या जो भी न्यूमेरिकल गिवन होगा वहाँ आप अपना दिमाग लगा सकते हो। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, क्या है? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इससे पहले हमें इंटरफेरेंस पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें तो नहीं बताने आया हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, ओनली फॉर्मूलेज। ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊँगा। लेकिन इंटरफेरेंस में होता है, अगर आपको ये समझाया जाए तो दो वेव अगर मान लो जिनके डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 है, जब ये किसी भी मीडियम में एक ही फ्रीक्वेंसी से और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जब ये एक दूसरे पे क्या कहते हैं, इनका जो अगर मैं कहूँ कि सुपरपोजिशन हो जाती है इन दोनों की, सुपरपोजिशन के टाइम इनका जो एम्पलीट्यूड आता है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो कुछ इस टाइप से गिवन होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो गिवन होता है इस फॉर्मूले के थ्रू, जहाँ पे A1 A2 जो है वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रे 1 जो भी हमारी रे है, और A2 है एम्पलीट्यूड ऑफ रे 2, और फाई इज़ द एंगल बिटवीन रे 1 एंड रे 2। क्लियर? इंटेंसिटी जो होगी, जिस भी आप रे की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या होगी? एम्पलीट्यूड का जो भी आपका स्क्वायर है, जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड हमें ये ऊपर से पता है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, सो वी रिमूव दिस अंडर रूट एंड यू कैन ईजिली गेट द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल दो या आप इंटेंसिटी बोल दो, ये मैक्सिमम तब होगी। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब मैक्सिमम आपका जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम हो। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगी? जब भैया आपका ये एंगल है कॉस फाई, ये मैक्सिमम होगा, है ना। एंगल मैक्सिमम होगा तभी इस फॉर्मूले के थ्रू एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। सो कॉस फाई इज इक्वल टू +1, देन यू हैव टू गिवन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज द एंगल फॉर +1? 0, 2π, 4π एंड सो ऑन। सो फेज डिफरेंस जो होगा हमारा, अगर मैं इस +1 को अगर देखूँ, 0 आ रहा है, 2π आ रहा है, 4π आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट 2 and π लिख के भी काम चला सकता हूँ, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे n 0 पुट करूँगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 पुट करूँगा 2π आ जाएगा, 2 पुट करूँगा 4π आ जाएगा, 6π, 8π, ऐसे ही चलता रहेगा। सो फेज डिफरेंस जो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो होता है 2 and π। अब पाथ डिफरेंस में हमें पता होना चाहिए, जो होगा x इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन भी होता है, तो वो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, आप ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आप याद रख सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सबसे मिनिमम होगी या 0 भी हो सकती है। सो मिनिमम के लिए कॉस फाई की जो कम से कम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और -1 हमें पाई, 3π, 5π एंगल में मिलता है। तो जब मैं 2n-1 इंटू पाई फॉर्मूला रखूँगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? देखो, n इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे पाई मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो 3π मिलेगा, n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखूँगा तो 5π मिलेगा। तो ये फेज डिफरेंस है जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस के लिए 2n+1 λ/2। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब दो और फॉर्मूले हैं, I max A1 + A2 का होल स्क्वायर।
जो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर मैं देखूँ तो वो A1 + A2 का होल स्क्वायर होगा और मिनिमम होगा इनका -k होल स्क्वायर के। अब फ्रिंज की बात करते हैं हम लोग। फ्रिंज लेंथ तो नहीं बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होती है वो y = ND λ/d होगी, वेयर y पोजीशन ऑफ फ्रिंज, d डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स एंड D डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, और लैम्डा इज द वेवलेंथ विच वी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल। क्लियर। एन यहाँ पे आपको नंबर जो भी है नंबर 1 2 3 इस तरीके से गिवन होगा। वाई पोजीशन है उस फ्रिंज की, डी वगैरह सब आपको पता चल गई। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए जो 2n+1 d λ/2d होता है, ठीक है। ये सब आपको देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर लेवल से बता रहा हूँ कि भैया कब डार्क फ्रिंज, कब आपका ब्राइट फ्रिंज, ये सब की पोजीशन बनेगी। तो बिल्कुल आपको अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करते हुए जाओ, ठीक है। और लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट है फ्रिंज विद। ये आपको पता होनी चाहिए, फ्रिंज विद जो होती है वो β = d λ/d होती है। अब होती क्या है, दो फ्रिंज जो होती हैं उनके बीच जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज, अब वो डार्क फ्रिंज हो सकती है, वो हमारी ब्राइट फ्रिंज हो सकती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विद। एंड एंगुलर विद ऑफ फ्रिंज, ये θ = λ/d से गिवन होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अब डिफ्रैक्शन की बात करते हैं सिंगल स्लिट से। सो फॉर nth मिनिमम के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin θ n λ/d, ठीक है। और फॉर nth मैक्सिमम के लिए 2n+1 λ/2 है, वेयर a इज स्लिट, जो भी स्लिट है इसकी विथ है, ठीक है। तो आपको मिनिमम के बारे में भी पता चल गया, आपको मैक्सिमम के बारे में भी पता चल गया। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं और a स्लिट की विथ है। अब विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो β0 2d λ/a, ठीक है। जो भी सेंट्रल मैक्सिमा आता है वहाँ पे उसकी विथ कितनी होगी। सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा इस तरीके से गिवन होता है। तो आपको अगर ध्यान से देख पा रहे हो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेकेंडरी और मैक्सिमा और मिनिमा का 2 टाइम्स है, तो β0 = 2β। ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ही पता चल रहा है दोनों से, क्लियर। ये 2 टाइम्स ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो इसलिए अब फ्रेजनल डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। ZF = a²/λ, दिस इज फ्रेजनल डिस्टेंस। एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हमने 9वें चैप्टर में आपको बताया, चैप्टर 9 के अंदर, कि उसकी क्या मैग्नीफिकेशन पावर होती हैं। अब रिजॉल्विंग पावर को हम देखते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर 1/d 2 μ sin θ 1.22 λ, where d least distance between two objects. What is d? d is the least distance between two objects. जो भी आप 2 ऑब्जेक्ट के बीच माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है वो। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप लोगों का, जो भी मटेरियल है वो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको उलट दूँ, जैसे मैं यहाँ d कर दूँ तो 1.22 लैम्डा ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है। लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप, ऐसी लिमिट ऑफ टेलीस्कोप को भी पलट सकते हैं। अब ब्रूस्टर लॉ हमारा लास्ट में μ = 10p, ये ब्रूस्टर लॉ है। ब्रूस्टर लॉ ने हमें बताया था कि भैया एक पोलराइजिंग एंगल करके कोई चीज़ होती है जहाँ पे हमारा वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो जाता है और पार्शियली रिफ्रैक्टेड भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पोलराइज भी हो जाता है जो हमारा लाइट होती है। तो ये अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वेयर p इज पोलराइजिंग एंगल एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 के अंदर सिर्फ इतने ही फॉर्मूले थे। आई होप मैंने कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो मेन से ज़्यादा भी अगर सिंपल भी है वो भी मैंने रखने की कोशिश करी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने साथ दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है। सबके साथ शेयर करो और चैनल को फॉलो करो ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।